पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते सामान्यतः राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे अंत में विचार व्यक्त करता है, लेकिन मैंने फैसला किया, इंसाफ का तकाजा है कि जो लोकतंत्र में लोकप्रिय है उसे ही अंतिम वक्ता होना चाहिए। इसलिए नरेंद्र भाई को मैंने कहा कि आप बैठिए, पहले मैं बोलूं। इसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी का नाम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर पेश किया गया। पीएम मोदी की लोकप्रियता के दम पर बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया और जीत का यह सिलसिला अब भी जारी है। मोदी 3.0 में किन चेहरों ने डेब्यू किया है, आइए अब आपको वो बताते हैं। वो चेहरे जो पहली बार शामिल किए जा रहे हैं मोदी मंत्रिमंडल में: शिवराज सिंह चौहान, चिराग पासवान, इसके अलावा रामनाथ ठाकुर जेडीयू कोटे से, जीतन राम मांझी हम से, के राम मोहन नायडू टीडीपी से, मनोहर लाल खट्टर बीजेपी से, एचडी कुमारस्वामी जेडीएस के कोटे से, जयंत चौधरी आरएलडी से। इसके अलावा जो तीसरी शपथ थी उसके दौरान ये कुछ खास चेहरे भी देखने को मिले, जिसमें आसपास के भारत के जो देश हैं, पड़ोसी देश हैं, उनको निमंत्रण दिया गया। पुष्पकमल दहल पहुंचे, पुष्पकमल प्रचंड पहुंचे नेपाल से। इसके अलावा शेरिंग तोब्गे, प्रवीण कुमार जगन्नाथ, प्रधानमंत्री बांग्लादेश की वहां पहुंची, और इसके अलावा शेख हसीना के साथ साथ अहमद अफीक, मोहम्मद मोइजू और श्रीलंका के राष्ट्रपति भी पहुंचे, रानिल विक्रमसिंघे। मोदी की तीसरी बारी में बिहार की भी बड़ी भूमिका है। इसका असर कैबिनेट में भी साफ तौर पर देखने को मिला। मोदी कार्यकाल में इस बार बिहार से सहयोगी दलों समेत कुल 8 मंत्री बनाए गए हैं, जो पिछली 2 सरकारों में से ज्यादा है। बिहार में बीजेपी से 4, जेडीयू के कोटे से 2 सांसद मंत्री बने हैं, जबकि एलजेपी, रामविलास और हम से भी एक नेता ने मंत्री पद की शपथ ली है। बिहार से मंत्रियों के चुनाव में बीजेपी ने हर वर्ग को तरजीह दी है। कई समीकरण साधे हैं, 2 को छोड़कर सारे नए चेहरे हैं जो मोदी 3.0 में मंत्री बने। शपथ ग्रहण भले ही शाम को हुआ, लेकिन सांसदों के फोन की घंटी सुबह से ही बजने लगी थी। चिराग पासवान ईश्वर की शपथ। मैं जीतन राम मांझी सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं राजीव रंजन सिंह उर्फ लालन सिंह सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ। मैं गिरिराज सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मैं चिराग पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूँ। मोदी 3.0 में ये बिहार की तस्वीर है, जिसमें सहयोगी दल जेडीयू का सबसे ज्यादा वजन है। 12 सांसदों वाली इस पार्टी से लल्लन सिंह और रामनाथ ठाकुर को मंत्री पद मिला। दोनों को पहली बार कैबिनेट में जगह मिली। मुंगेर के सांसद लल्लन सिंह भूमिहार जाति से हैं। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं। हालांकि महागठबंधन छोड़कर एनडीए में नीतीश की वापसी के दौरान उनको लेकर काफी सवाल खड़े हुए थे। लल्लन सिंह पर लालू यादव खेमे से करीबी के आरोप तक लग चुके हैं। उस वक्त विवादों के दौरान उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था। लल्लन सिंह के अलावा जेडीयू से दूसरा नाम रामनाथ ठाकुर का है। अति पिछड़ा वर्ग के रामनाथ ठाकुर जेडीयू के राज्यसभा सांसद हैं। रामनाथ ठाकुर बिहार के पूर्व सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। कर्पूरी ठाकुर को इसी साल केंद्र सरकार ने भारत रत्न से सम्मानित किया है। उनके बेटे रामनाथ ठाकुर नीतीश कुमार के करीबी हैं, जिनकी राजनीति में एंट्री लालू यादव ने कराई। उन्हें विधायक से लेकर मंत्री तक बनाया। हालांकि बाद में वो नीतीश कुमार के साथ हो गए। मोदी कैबिनेट में बिहार से सबसे युवा चेहरा चिराग पासवान है। 100% की स्ट्राइक रेट के साथ अपनी पार्टी एलजेपी रामविलास गुट को जीत दिलाने वाले चिराग पहली बार केंद्र में मंत्री बने। वो अपने पिता रामविलास पासवान की सीट हाजीपुर से जीते हैं। चिराग पासवान दलित कैटेगरी से आते हैं। गठबंधन के तहत बिहार में उनको 5 सीटें मिली थी और चुनाव में उनके 5 उम्मीदवार जीत गए। पिछले 10 सालों से ये देश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। खास तौर पर हम जैसे युवा सांसदों को उनके अनुभव से सीखने की बहुत जरूरत है। मोदी 3.0 में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के जीतन राम मांझी को भी हिस्सा बनाया गया।
महादलित कोटे से आने वाले जीतन राम मांझी गया सीट से 1 लाख से ज्यादा वोटों से जीत कर आए। बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके मांझी को 40 साल से ज्यादा का राजनीतिक अनुभव है। सहयोगी दलों के अलावा बात अगर बीजेपी की करें तो पार्टी ने अपने कोटे से 4 सांसदों को कैबिनेट में जगह दी है। बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह भूमिहार जाति से आते हैं, जिनको मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में भी मंत्री पद मिला। नरेंद्र मोदी तीसरी बार हैट्रिक लगाए हैं और इतिहास रचा है। गैर कांग्रेसी सरकार तीसरी बार आई है, उसके प्रधानमंत्री हैं और विकसित राष्ट्र बनाना संकल्प है, उस संकल्प को पूरा करना। ईश्वर की शपथ लेता हूं। गिरिराज सिंह के अलावा दूसरा नाम नित्यानंद राय का है, जिनको इस बार मंत्रिमंडल में रिपीट किया गया। उजियारपुर के सांसद नित्यानंद राय ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। पिछली सरकार में वो गृह राज्य मंत्री थे। इनके अलावा बीजेपी से 2 और मंत्री बनाए गए, जिनके नाम सतीश दुबे और राजभूषण निषाद हैं। ब्राह्मण जाति से आने वाले सतीश दुबे राज्यसभा सांसद हैं, जबकि मुजफ्फरपुर से जीत कर आए राजभूषण निषाद अति पिछड़ा वर्ग से आते हैं। पहले भी काम किया गया है, उस काम को धरातल पे उतारना है, पूर्व की योजनाओं को, और पब्लिक हित में आम जनमानस हित में क्या बेहतर हो सकता है, उस पर काम करने की आवश्यकता है और काम हुआ भी है। अगर मोदी कैबिनेट में बिहार की टीम को देखें तो मंत्रियों के चुनाव में जाति और सामाजिक समीकरण का ध्यान रखा गया है। बिहार से 3 स्वर्ण, 1 ओबीसी, 2 अति पिछड़ा और 2 दलित समुदाय के मंत्री बनाए गए हैं। यानी स्वर्णों और ओबीसी के साथ अति पिछड़ा और दलितों को साधने की कोशिश की गई है। ये वो वोट बैंक है जो बिहार में किसी भी दल का खेल बनाने और बिगाड़ने का मादा रखते हैं। बिहार के साथ तीसरी बार बनी एनडीए सरकार में चंद्रबाबू नायडू वाली पार्टी टीडीपी की बहुत बड़ी भूमिका है। 16 सीटें जीतने वाली टीडीपी से मोदी कैबिनेट में 2 चेहरों को जगह मिली है। इसमें राम मोहन नायडू और डॉक्टर पी चंद्रशेखर शामिल हैं। इनके अलावा आंध्र की नरसापुरम सीट से जीतने वाले बीजेपी सांसद बी राजू श्रीनिवास वर्मा को भी मोदी 3.0 में मंत्री बनने का मौका मिला है। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. I, Dr. Pemasani Chandrasekhar, do solemnly affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India. किंजरापुर राम मोहन नायडू मोदी 3.0 कैबिनेट का सबसे युवा चेहरा है। 36 साल के राम मोहन नायडू आंध्र प्रदेश की श्रीकाकुलम संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार जीतकर संसद पहुंचे। टीडीपी कोटे से राम मोहन नायडू ने सबसे पहले मंत्री के तौर पर शपथ ली। I, Kinjarapu Ram Mohan Naidu, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established. एमबीए की पढ़ाई करने वाले के राम मोहन नायडू टीडीपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी रहे। 17वीं लोकसभा में वो निचले सदन में टीडीपी के फ्लोर लीडर भी रहे। के राम मोहन नायडू की राजनीतिक विरासत की बात करें तो के राम मोहन नायडू के पिता के येरेन नायडू टीडीपी के सीनियर नेता थे। सीनियर नायडू सांसद और विधायक भी रहे। 1996 से 1998 तक बनी यूनाइटेड फ्रंट की सरकार में वो केंद्रीय मंत्री भी रहे। अब आपको बताते हैं कि टीडीपी ने राम मोहन नायडू को दिल्ली भेजने का फैसला क्यों किया। युवा सांसद के तौर पर के राम मोहन नायडू की छवि काफी अच्छी है। 2020 में उन्हें सदन रत्न अवार्ड भी मिल चुका है। के राम मोहन नायडू चंद्रबाबू नायडू के करीबी और विश्वास पात्र माने जाते हैं। स्किल डेवलपमेंट स्कैम में चंद्रबाबू की गिरफ्तारी के बाद राम मोहन नायडू ने चंद्रबाबू के बेटे नारा लोकेश के साथ मिलकर पार्टी को संभाला। अब कैबिनेट मंत्री के तौर पर के राम मोहन नायडू को उस परिश्रम का फल मिला है। आने के बाद हमें लगा वही बहुत बड़ा ये मौका है यहाँ पे लोगों के लिए सर्व करने के लिए, पर आज उससे प्रमोशन मिला है मंत्री पद में बैठने का। तो मैं दे दिल से भारत की जनता को, हमारे श्रीकाकुलम की जनता जिन्होंने जिताई, हमारे तेलुगु लोगों को, हमारे नेता चंद्रबाबू जी को, नरेंद्र मोदी जी को, जनसेना के नेता पवन कल्याण, सबको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। टीडीपी कोटे से डॉक्टर पी चंद्रशेखर को भी मंत्री बनाया गया। 48 साल के पी चंद्रशेखर लोकसभा चुनाव में सबसे अमीर लोकसभा उम्मीदवारों में से एक है। चंद्रशेखर का परिवार 5,785 करोड़ रुपए की संपत्ति का मालिक है।
पी चंद्रशेखर आंध्र प्रदेश के गुंटूर लोकसभा सीट से चुनकर संसद पहुंचे हैं। पी चंद्रशेखर का परिवार लंबे समय से टीडीपी का समर्थक रहा है। आंध्र प्रदेश से इस बार 3 मंत्री बनाए गए हैं। आंध्र प्रदेश की नरसापुरम से जीतने वाले बीजेपी सांसद बी श्रीनिवास वर्मा को भी मोदी कैबिनेट में जगह मिली है। भूपति श्रीनिवास वर्मा ने वाईएसआर कांग्रेस के उम्मीदवार गुडूरी उमा बाला को 2,76,802 वोटों से हराकर जीत हासिल की है। बी श्रीनिवास वर्मा बिजनेसमैन है और उनके खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज नहीं है। बीजेपी ने आंध्र प्रदेश से संसद में प्रतिनिधित्व के लिए सांसद बी श्रीनिवास को जिम्मेदारी सौंपी है। इस बार लोकसभा चुनाव में अगर किसी राज्य में बीजेपी को सबसे ज्यादा झटका लगा है तो वो है उत्तर प्रदेश। यूपी में इस साल के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को केवल 33 सीटें मिली, लेकिन इसके बाद भी कैबिनेट में यूपी के मंत्रियों की हिस्सेदारी कम नहीं है। इस रिपोर्ट में देखिए आखिर उत्तर प्रदेश से किन किन मंत्रियों ने शपथ ली है। मैं राजनाथ सिंह डू स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं राजनाथ सिंह ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मंत्री पद की शपथ लेने वालों में सबसे पहला नाम लखनऊ से सांसद चुने गए राजनाथ सिंह का है। 73 वर्ष के राजनाथ सिंह को राजनीति का लंबा अनुभव है। 2014 में वो गृह मंत्री और 2019 में रक्षा मंत्री रहे। राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। 2005 से 2009 और 2013 से 2014 तक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। केंद्र की वाजपेयी सरकार में राजनाथ सिंह को कृषि मंत्री बनाया गया था। राजनाथ सिंह को संघ और बीजेपी के बीच सबसे बड़ा ब्रिज माना जाता है। उत्तर प्रदेश से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में दूसरा नाम आरएलडी के नेता जयंत चौधरी का है। चुनाव से ठीक पहले जयंत एनडीए में शामिल हुए थे। 45 वर्ष के जयंत पश्चिम में जाट और किसान बाहुल्य इलाके से हैं। 2009 में पहली बार मथुरा से सांसद बने। पश्चिमी यूपी में मजबूत जाट किसान नेता की छवि। इस बार भाजपा के जाट फेस और कैबिनेट मंत्री संजीव बालियान चुनाव हार गए। जयंत चौधरी भी जाट हैं। ऐसे में बीजेपी ने इस समुदाय को साधने का मौका नहीं छोड़ा। मैं अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश में मोदी 3.0 कैबिनेट में अपना दल सोनेवाल पार्टी की ओबीसी नेता अनुप्रिया पटेल का भी नाम है। अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर सीट से जीत की हैट्रिक लगाई। तीसरी बार मोदी सरकार में मंत्री बनी। अनुप्रिया की पार्टी अपना दल एस बीजेपी की पुरानी सहयोगी। मैं जितिन प्रसाद ईश्वर की यूपी से मंत्री पद की शपथ लेने वालों में अगला नाम जितिन प्रसाद का है। संविधान के प्रति 10 साल बाद जितिन प्रसाद की केंद्रीय कैबिनेट में एंट्री हुई। 31 वर्ष की उम्र में पहली बार वो सांसद चुने गए। मनमोहन सरकार में सबसे युवा मंत्रियों में से एक। इस बार बीजेपी ने वरुण गांधी का टिकट काटकर जितिन पर भरोसा जताया था।